तो हमको डेमोक्रेसी मिली, ऐसा बताया गया। तो कहा गया कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन मोनार्की बिकॉज यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता। पर इंदिरा के पापा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ तो इंदिरा के पापा भी राजा थे और इंदिरा का बेटा भी राजा बना, और फिर बेटे का बेटा भी राजा बनने के लिए दौड़ रहा है, बन नहीं पाए। भाई प्रियंका वाड्रा की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसकी नाक जो है उसकी दादी से मिलती है और बाल भी यही है ना भाई। इसके अलावा वो क्या बता सकते हैं कि नेहरू अपनी बेटी को ग्रूम करना शुरू कर चुके थे 1959 में प्रेसिडेंट बनाने के बाद ही। पर यह था कि नेहरू से और इंदिरा के बीच में कई सीनियर लीडर्स थे। अब जब तक वो रहेंगे तो भाई सुपरियरिटी में तो वो आएंगे, बिल्कुल। तो उन्हें कैसे निपटाया जाए, जो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो उसके लिए कामराज प्लान आया। क्या मिस यूज ऑफ पावर किया? तो उन्होंने कहा भाई इसने शराब बांटी है, ब्लैंकेट बांटे हैं, जो आजकल तो बड़ा कॉमन होता है। साथ में उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया है जो इलीगल होता है, और साथ में नोट वोट बांटे हैं। क्योंकि कांग्रेस वालों को लगता था यार पीएम का इलेक्शन है, किसी जज की क्या औकात है। क्योंकि इंदिरा गांधी उससे पहले 3 जजेस को सुपरसीड करके एक अपना सीजीआई बना चुका। तो गुजरात में असेंबली भंग करनी पड़ी कांग्रेस को, बिहार में चल रहा था, और जेपी ने वहां बोला कि भाई ये तो शुरुआत है, अब हम संपूर्ण क्रांति करके मानेंगे। संजय गांधी द मैन। वो सोशलिस्ट नहीं था, उसकी माँ को जो सोशलिस्टों ने घेर लिया था उससे वो फेडअप था। गाली देता था वो। बंगाल का सिद्धार्थ शंकर रे था, वो मिनिस्टर था। कहता था ये सब कुत्ते बिल्ली हैं। इटालियन वाइफ राजीव गांधी की जो थी उस टाइम भाई यू आर लाफिंग, नहीं थी, कहीं और की थी। नहीं इटालियन ही थी ना भाई। ये तो मतलब नसबंदी तो मतलब रोए कांप जाएं आपकी। अब अगर मैं भी हिंदी बोलूंगा तो एक गांव का आदमी भी हिंदी बोलता है, तो भाई व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम? मिस्टर कोठारी, यू शुड थिंक आई एम फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर इज दिस दैट। पिछली बार के पॉडकास्ट में एक कमेंट आया था, एक कॉमी टू द कोर का, लिखा हुआ है तो उसे सच मत मान लो। If folks who speak with such erudition and conviction followed their own advice and went a little deeper into how they arrived at their own understanding, perhaps this discussion would sound very different. आपके लिए भेजा गया है लास्ट टाइम। मतलब कितना डीपर जाना है। मुझे तो एरुडिशन गूगल करना पड़ा था इसका मतलब। वो एक चलता है ना कि भाई आई लव यू एज अ फ्रेंड बाबू टाइप वाला जो भी चलता है, इसने जितना काटा है लोगों का उससे ज्यादा काटा ही इन इंग्लिश के शब्दों में। मतलब क्या है, निंजा टेक्निक होती है। सामने वाला बैठा है, मैं थोड़ा जीभ टेढ़ी करके यू नो दैट टाइप ऑफ एक्सेंट इफ आई कैन फेक, तो वो वाले 2-4 शब्द फेंक दो, तो सामने वाला वैसे ही बेचारा होपलेस हो जाएगा, क्या कह रहा है प्रिंस चार्ल्स। तो बाकी जो है कह रहे हैं कि भाई जो भी इन्होंने शुरू में भारी भारी शब्द बोले, तो ही इज मोस्ट वेलकम ऑन माई पॉडकास्ट टू डिस्कस, टू टेक मी टू अ डिफरेंट कंक्लूजन। ठीक है, आई थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। बाकी मैं ऐसे कॉमी टू द कोर आपने बताया, तो मेरे लिए उनके मैं क्या फीडबैक्स वगैरह कंसिडर करता नहीं हूँ, बट आपके दोस्त हैं तो विल कंसिडर। चलो, हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन गया है, बैक ऑन पॉपुलर डिमांड, मिस्टर कौशलेश राय। इनका एपिसोड बहुत अच्छा लोगों को, तो हमने सोचा कि थोड़ा और फैक्चुअल ज्ञान बताने के लिए लोगों को एक और एपिसोड करें, इंडिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जनरल चीज़ों के बारे में, जो स्पेशली हमें जिन टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जैसे पार्टीशन हो गया, 75 की इमरजेंसी हो गई, और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में पता तो है हमारी एज के लोगों को या यूथ को, लेकिन उनको फैक्ट्स और एक्चुअली में वो क्यों हुआ, क्या हुआ और उसके रेपरकशंस क्या थे, इसकी कोई बात नहीं करता। तो उनको एक अलग पर्सपेक्टिव, एक जो सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी है, वो बतानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वही हमारा आज का पॉडकास्ट रहेगा। एंड मैं शुरू करता हूँ पहले ही सवाल से कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अभी इंडिपेंडेंस डे हुआ, जो इंडिया की पार्टीशन हुई, क्यों हुई और आपका उस पर क्या टेक है? तो पहला ही आपने नफरत वाला सवाल पूछा है, हेट्रेड वाला। तो जैसे पार्टीशन क्यों हुई, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई पार्टीशन के बारे में मार्केट में क्या चलता है, कि लोगों को क्या पता है पार्टीशन क्यों हुई। तो 2-3 जो चीज़ें चलती हैं, पहला तो ये चलता है कि भाई पार्टीशन जो है
जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस थी, फासिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, कम्युनल, जो भी कहते हैं, ये आरएसएस, हिंदू महासभा, आर्य समाज, ये सब हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने लगे थे। और हिंदू सोसाइटी का जो कंसोलिडेशन हो रहा था, उससे जो माइनॉरिटीज थी उनके अंदर एक फियर का माहौल था, भाई डर लग रहा था। और मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगता था कि भाई 1947 में आफ्टर पार्टीशन, भाई इंडिया में तो डेमोक्रेसी होगी, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब आ जाएगी तो वहां पे तो माइनॉरिटीज हमेशा मेजोरिटी की उस पर रहेंगी, दया पे। तो इसलिए उन्होंने पार्टीशन की डिमांड उनके अंदर जन्मी और उन्होंने पार्टीशन कराया। एक दूसरा मिथ चलता है कि भाई, शायरी चलती है वो, कि सभी का लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी नहीं है। इवन वो क्या नाम है उसका, पत्रकार का, वो एनडीटीवी जिसके आगे आर लगा देते हैं लोग, हाँ, वो जाति पूछता है सबकी, हाँ, रवीश कुमार। तो उसने भी कहा कि भाई भारत के मुसलमानों ने तो हिंदुस्तान को चुना है, भाई इनके पास चॉइस थी। तो सेकंड मिथ ये चलता है कि भाई द मुस्लिम्स हु आर लिविंग इन इंडिया, दे चोज इंडिया बाय देयर चॉइस, नॉट बाय कंपल्सन, वो पाकिस्तान भी जा सकते थे। तीसरा जो मिथ चलता है कि भैया जो ब्रिटिशर्स थे, उनके आने से पहले देश बड़ा अच्छा था, फिर क्या नाम, ब्रिटिशर्स ने उनकी एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये पढ़ाते हैं हमको, उसके बाद पार्टीशन को जन्म दे दिया उन्होंने, क्योंकि वो यूनाइटेड कंट्री नहीं चाहते थे। तो बेसिकली ये था। और एक थोड़ा बहुत चलता है कि भाई पार्टीशन मुस्लिम लीडरशिप का जो एलीट था, जो जिन्ना, अल्लामा इकबाल, ये सब चाहते थे, मेजोरिटी तब भी नहीं चाहती थी। तो हम वन एट ए टाइम करते हैं। 1945-46 में देश में इलेक्शन होते हैं। आप उसे ऐसे समझो कि सेंट्रल असेंबली के लिए और स्टेट असेंबलीज के लिए। तो सेंट्रल असेंबली की सीट्स थी 102 और जो आपकी जो स्टेट असेंबलीज थी उसकी सीट्स थी लगभग 1585। हाँ, 1585 सीट्स आपकी इसकी स्टेट असेंबली की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों चुनाव लड़ रही हैं। मुस्लिम लीग का सिंगल एजेंडा है कि हमको पाकिस्तान चाहिए। उनका नारा था लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। कांग्रेस का था कि हमको अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए, मतलब अखंड भारत चाहिए। और 1945-46 के इलेक्शन में सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दिए गए थे कि भाई जो मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स हैं, जहां उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम वोटर्स ही वोट डालेंगे। एक तरीके की रिजर्वेशन हो। हाँ, रिजर्वेशन आप कह सकते हैं। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग लड़े। मुस्लिम्स के लिए जो सेंट्रल असेंबली में जो टोटल 102 सीट्स थी, उसमें 30 सीट्स रिजर्व थी सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू। और जो स्टेट असेंबलीज में टोटल 492 सीट्स रिजर्व थी 1585 में। अब आपको जो अगला मैं बताने जा रहा हूं, मे बी सरप्राइजिंग हो, सेंट्रल असेंबली की जो 30 की 30 सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जिस पर कांग्रेस भी लड़ रही थी अनडिवाइडेड इंडिया के लिए और मुस्लिम लीग लड़ रही थी डिवाइडेड इंडिया के लिए, उस पे 30 की 30 सीटों पे मुस्लिम लीग चुनाव जीती। अच्छा, 30 की 30 सेंट्रल असेंबली। अब हम आते हैं स्टेट असेंबली में। तो जो 492 सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम्स के लिए, जहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, मुस्लिम्स वोट डालेंगे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, उन 492 में 429 सीट्स पे मुस्लिम लीग फिर चुनाव जीतती है। अच्छा, हाँ। तो आप बताइए कि भाई अगर मेजोरिटी जो मुस्लिम्स थे, अगर वो पाकिस्तान नहीं चाहते थे तो कांग्रेस को जीतना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस तो पूरा जोर लगा रही थी और उनके कैंडिडेट भी थे। तो इसको हम क्या समझें भाई, इसे आप क्या समझेंगे? दे वोटेड फॉर पाकिस्तान। ऑफ कोर्स। एक इसके साथ ये चलता है कि लोगों को लगता है चलो भाई वोट दिया तो भाई जिन्होंने वोट दिया वो पाकिस्तान चले गए। भाई बंटवारे के लिए जिन्होंने वोट दिया वो पाकिस्तान क्योंकि आप कोई चीज मांग रहे हो तो जब मिलेगी तो आप लेके निकलोगे ना भाई। तो जिन्होंने वोट दिया वो चले गए होंगे। बट क्या उन्होंने मुस्लिम लीग को, मेरा क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट सिर्फ इसीलिए दिया कि क्योंकि वो उस टाइम एक मेजॉरिटी मुस्लिम फेस पार्टी थी, या फिर वो उनके बिलीफ्स और आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे कि यार हमें पाकिस्तान चाहिए? दो चीज़ें हो सकती है ना। जो 1945-46 का इलेक्शन था वो फ्री बिजली, फ्री पानी, सड़क, रोटी के मुद्दे पे था ही नहीं। पूरा का पूरा इलेक्शन का सिंगल पॉइंट एजेंडा था भाई भारत अनडिवाइडेड या भारत और पाकिस्तान। और जैसे लोगों को लग सकता है कि भाई फिर यूपी वालों ने वोट दिया पर वो गए नहीं, तो वो क्यों माइनॉरिटी में रहना चाहते थे इस देश में? भाई उनको डर नहीं था। तो आपने लास्ट पॉडकास्ट में सीएए पूछा था मुझसे। हाँ जी। अगर आप सीए के बारे में आपने पढ़ा होगा तो लियाकत अली खान और नेहरू के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था कि हम अपनी कंट्री की जो माइनॉरिटी है उसका ख्याल रखेंगे।
एक हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी होती है। ये क्या कहती है कि जब यूपी के मुसलमानों से पूछा गया, जब कांग्रेस वालों ने कहा कि भाई तुम तो पाकिस्तान में कभी भी यूपी नहीं मिलेगा, भाई जो तुम्हारी डिमांड है यूपी तो आता ही नहीं है, तो तुम यहाँ माइनॉरिटी में हो जाओगे और कम हो जाओगे, तुम कैसे रहोगे? तो जो मुस्लिम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि पर हमारी कम्युनिटी के मेजोरिटी लोग तो खुश रहेंगे, और अगर हमको यहाँ पे जो ये काफिर्स या हिंदूस परेशान करेंगे तो हमारे जो भाई बंधु हैं इनकी भी तो कोई हिंदुओं की माइनॉरिटी पाकिस्तान में छूटेगी, उनका इलाज देखेंगे। और आज आप देख लो 16-17% से घटते घटते कहाँ आ गए हैं हम, जो पाकिस्तान में हिंदू थे। तो पहला मिथ तो जो चलता है ये चलता है। दूसरा चलता है जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द लायर, ये क्या नाम, द वायर, इन सब के आर्टिकल्स आते हैं कि भाई 2 नेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय सावरकर। ये बड़ा मतलब बेसिक फैलेसी चलती है। इन्होंने मेरे ख्याल से कभी पढ़ने की सोची नहीं, या पढ़ लेते तो फिर ये वामपंथी नहीं रह पाते। 1887, 1888 सैयद अहमद खान, नाम सुना होगा आपने, AMU के फाउंडर थे, मेरठ में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मतलब पूरे भाषण को आप अगर पढ़ें तो उन्होंने कई बार 2 नेशन की बात की है, कि हिंदू और मुस्लिम 2 नेशन हैं, सेपरेट हैं, और मुस्लिमों को अंग्रेजों से नहीं लड़ना चाहिए बल्कि अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं से लड़ना चाहिए। ये 1888 में इन्होंने सैयद अहमद खान, AMU के फाउंडर, ने कहा। और सावरकर का जन्म कब होता है? सावरकर वाज बॉर्न इन 1887। तो ये भी एक में तो ही मतलब भाई सावरकर के जन्म से 3 साल पहले, मतलब सावरकर मेरे ख्याल से सावरकर 3 साल, जो भी 10 साल की उम्र में भी ये बात नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं बोल सकता ना भाई बंदा। तो कौन हुए 2 नेशन थ्योरी के फाउंडर? इस तरीके से देखा जाए तो सैयद अहमद खान होते हैं। फिर ये कहते हैं कि RSS और हिंदू महासभा और जो हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, आर्य समाज वगैरह, ये कंसोलिडेशन शुरू कर चुकी थी हिंदुओं को एक करना और ये सब करना, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी में फियर आ गया। तो भाई हिंदू महासभा कब बनी? 1915 में। RSS कब बना? 1925 में। और मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। यानी जो तुम्हें डरा रहे हैं उनके जन्म से पहले ही तुम बन के बैठे हुए यार। मतलब 1906 में तो कोई RSS था ही नहीं ना इस देश में। और सेपरेट इलेक्टोरेट भी इन्होंने 1906 में मांग लिया था। तो एक तो लोचा है। और जो तीसरा इनका मिथ चलता है कि भाई ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की, इनकी पॉलिसी थी डिवाइड करके फूट डालो और राज करो। तो जो मतलब इन्फेंटाइल्स या जो भी रिटार्ड्स ऐसा कहते हैं, मैं उनसे बस यही पूछता हूँ, तो जो मोहम्मद बिन कासिम था 713 AD में, 713 में जिसने इन्वेड किया इंडिया पे, वो किस वायसराय के कहने पे आया था? या उसको किस प्रिंस चार्ल्स ने भेजा था कि जाके तो इंडिया पे अटैक कर दे? या जो पूरी सीरीज है, मतलब मोहम्मद बिन कासिम, उसका भांजा सालासर गाजी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, खिलजी, तुगलक, मुगल, अहमद शाह अब्दाली, अफगान, ये सारे जितने भी इन्वेडर्स आए, इनमें कितनों को ब्रिटिशर्स ने बोला था कि तुम आके यहाँ लड़ो इंडिया में? और आप अगर ये एक्सेप्ट करते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले सब अच्छा था, तो इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि हमारे राजा जयपाल, अनंगपाल, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव बल्लाड़, लाचित बोरफुकान, पृथ्वी थे अहोम डायनेस्टी के, ये कृष्णदेव राय थे, हरिहर बुक्का थे, ये सब अंग्रेजों के दलाल थे। भाई ये क्यों लड़ रहे थे मुस्लिमों से? क्योंकि आप तो कह रहे हो डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स ने डाला, और ये सब तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले के फाइटर्स थे। और ये भी मिसकंसेप्शन है ना कि जो इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड है वो ब्रिटिशर्स ने करा, उसमें कोई नेहरू का रोल नहीं था या मोहम्मद अली जिन्ना का रोल नहीं था, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है वो ये है कि भाई मैं यहाँ का PM बन जाऊँ, तू वहाँ का PM बन जाए, ये भी तो बात है इसमें। उसका बेसिकली जैसे होता है कि क्या था वो, एक गुड्डू भैया कहता है कि शुरू मजे में किया था, अब मजा आने लगा। उसके बाद आगे जो हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था वो था 1975 की पार्टीशन, 1975 की इमरजेंसी। इसके बारे में भी सब लोगों को पता है कि इमरजेंसी हुई, बस सबको यही पता है क्यों हुई, कैसे हुई और उसके रिपरकशंस क्या थे। इसके बारे में ज़्यादा लोग ना तो बात करते ना डिस्कस करते ना उनको पता है।
कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है ये हुआ था वो होता है, कोई मिनिस्टर बोलते थे, लेकिन एट अ लार्जर स्केल स्पेशली हमारे एज के लोगों को नहीं पता कि इमरजेंसी क्यों हुई, कैसे हुई, उसके रेपरकशंस क्या थे। तो आप उस पर थोड़ा बताइए। इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम में हुई, ये तो सब जानते ही होंगे, जी। इतना तो हम एज्यूम कर सकते हैं। तो हम थोड़ा इमरजेंसी से पहले चलते हैं और पार्टीशन के बाद चलते हैं। हम आज़ाद हो गए तो अभी 75वां अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो हमको डेमोक्रेसी मिली, ऐसा बताया गया। तो कहा गया कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन मोनार्की बिकॉज यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता। पर इंदिरा के पापा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ तो इंदिरा के पापा भी राजा थे और इंदिरा का बेटा भी राजा बना, और फिर बेटे का बेटा भी राजा बनने के लिए दौड़ रहा है। बन नहीं पाएगा। मतलब उसको एक तरीके से मतलब कांग्रेस ने तो राजा मान ही रखा है अपना, वो थ्रोन पे नहीं बैठ पा रहा है। तो हम चलते सॉरी इसी फार्म में बीच में बोल रहा हूँ, अभी ना एक जिग्नेश मेवानी का इंटरव्यू आया था समतीश भाटिया के साथ। हाँ। तो उसमें वो बार बार, कांग्रेस प्रेसिडेंट है गुजरात का, तो उसमें बार बार पूछ रहा है समतीश भाटिया जिग्नेश मेवानी से, वो भी छेड़ता है ना थोड़ा। कहता तो यार कुछ तो बताओ राहुल गांधी के बारे में, कुछ तो गलत बात बताओ, परफेक्शनिस्ट आदमी थोड़ी है, कुछ तो आपको भी गलत लगता होगा उसमें। कहता है मुझे ऐसा लगता है वो आदमी ना अपने पावर से बड़ा डिटैच्ड है। अच्छा, संत महात्मा टाइप है। तो कहते हैं कि ये तो आप उसकी खूबी बता रहे हो। कहते कुछ, कह रहे नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कौन है। He doesn't care that he is राहुल गांधी। अच्छा क्या बकवास कर रहा है भाई। नहीं, उसे केयर करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो केयर करने लगेगा तो वो एक दिन भी जी नहीं पाएगा ना, क्योंकि इतना जलील करते हैं लोग उसे। हम जैसे ट्रोल्स भी देखो सोशल मीडिया पे, तो भाई वो कैसे और केयर करेगा यार, तो सब कुछ करेगा ना कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, क्या जा रही है। तो मेरे ख्याल से वो जब से मतलब पीएम इन क्या है वो डिसगाइज नहीं, वो इंडिया टुडे वालों का चल रहा था ना कि टाइम इज कमिंग, राहुल गांधी बनेंगे, वो हर साल कवर पेज पे छाप देते हैं। तो लगातार तो चुनाव हार ही रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी। सबसे बड़ी इनकी खासियत ये थी इसके अलावा क्या थी? भाई उसके अलावा क्या थी? अब जैसे आपको हंसी आ रही है, भाई प्रियंका वाड्रा की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसकी नाक जो है उसकी दादी से मिलती है और बाल भी यही है ना भाई। उसके अलावा वो क्या बता सकते हैं? तो जो पास्ट में वो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो ये इंदिरा 2.0 बनाने का दिख रहा है। अब हम नहीं समझ पाए तो हमारी गलती है। हुआ क्या था कि 1959 में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, नागपुर में सेशन चल रहा था। उससे पहले हमारे जो चाचा नेहरू थे, ये 3-in-1 रोल प्ले किया करते थे। देश के प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो निजलिंगम्पा करके थे एक, एस निजलिंगम्पा, ये नागपुर अधिवेशन में प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, ये लगभग अनऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका था कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के। फिर सडनली क्या हुआ, अचानक से इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट चुन ली गई। मतलब अचानक ही चल रहा है सब कुछ। फिर 1963 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे के कामराज। तो कांग्रेस में एक कामराज प्लान आया। तो कामराज प्लान क्या था कि कांग्रेस का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कमजोर हो रहा है, तो हमको मजबूत लीडर्स चाहिए, जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो सीएम्स वगैरह हैं। तो बेसिकली कामराज प्लान के बारे में दुनिया जो भी कुछ कहे, उसका बेसिक लाने का रीज़न क्या था, दुर्गा दास है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि नेहरू अपनी बेटी को ग्रूम करना शुरू कर चुके थे 1959 में प्रेसिडेंट बनाने के बाद ही। पर यह था कि नेहरू से और इंदिरा के बीच में कई सीनियर लीडर्स थे। अब जब तक वो रहेंगे तो भाई सुपरियरिटी में तो वो आएंगे, बिल्कुल। तो उन्हें कैसे निपटाया जाए, जो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो उसके लिए कामराज प्लान आया। जितने भी सुपीरियर लीडर्स थे इंदिरा से और नेहरू से नीचे, इंदिरा के ऊपर और नेहरू से नीचे, उन सबका इस्तीफा ले लिया गया। लगभग आधा दर्जन सीएम्स थे, उनको बोला इस्तीफा दीजिए, आप संगठन मजबूत कीजिए, और इतने ही आधा दर्जन के करीब कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया गया। तो एक ही प्लान से लगभग 12-14 जो बड़े नेता थे सब निपट गए। अब बच गई इंदिरा गांधी। चाचा नेहरू को 1964 में एक लकवे का अटैक आता है। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि यार मैं जीते जी इसको पीएम नहीं बनवा पाऊंगा।
तो किसी ऐसे बंदे को लाना पड़ेगा जो मेरे और इसके पीएम बनने के बीच में पीएम बन सके और जो ज़्यादा दिक्कत करे नहीं। तो ये लाल बहादुर शास्त्री को अपनी कैबिनेट में ले आए, बिना किसी पोर्टफोलियो के इन्होंने मंत्री बना दिया। अच्छा। और कामराज प्लान को लाने का एक रीज़न और था कि 1962 में इंडो चाइना वॉर में जब भारत की हार हुई थी, नेहरू जी का हिंदी चीनी भाईचारा जो था खत्म हो गया था, तो बहुत रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट, अंदर ग्रस्त था लोगों में जो नेता थे, तो इसीलिए मैं कहा इन सबको साइड लाइन कर दो। अब इंदिरा जी जो हैं वो 1964 में क्या नाम, नेहरू जी की डेथ होती है, लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है 1965 में। फिर हुआ कि अब किसको बनाया जाए मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो रेस में थे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, क्योंकि ये नेहरू की बेटी थी। तो जो ओल्ड गार्ड था कांग्रेस का, इसी पे मैं बीच में आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड है। शास्त्री जी का भी तो कहा जाता है कि उनको, हाँ, उस पे अनुजधर हैं, आप उनको बुलाइए, मैं उनसे बात भी कर लूंगा। उन्होंने बोला है उस पे थ्योरीज हैं, मतलब कि भाई उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ताशकंद में हुआ, ताशकंद में। हाँ, मतलब कोई यार पीएम गया हुआ है, कोई लुंडरू पुंडरू आदमी तो है नहीं। Exactly. पूरा प्रोटोकॉल होता है। बंदे की डेथ हो गई, तुम चिल्ला रहे हो, कोई डॉक्टर नहीं आ पा रहा है, मतलब, और हॉस्पिटल से इतनी दूर तुम, मतलब ऐसे पीएम का प्रोटोकॉल नहीं चलता, जैसे सिंक नहीं होती स्टोरी। हाँ, मतलब वो डाइजेस्ट होती नहीं है। मैंने पढ़ी है वो दोनों किताब जो उनकी लिखी हुई है। खैर, अब भाई 1965 में किसको बनाए पीएम, तो जो ओल्ड गार्ड था, जिसके नेता आपके एस के पाटिल थे, अतुल्य घोष थे, संजीव रेड्डी थे, के कामराज थे, ये सब चाहते थे इंदिरा को बना दे, क्योंकि इनको लगता था बच्ची है, इसको हम डिक्टेट कर जैसे मर्जी वैसे हम चलाएंगे इसको। इंदिरा पीएम बन गई। 1969 में ओल्ड गार्ड जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए एन संजीव रेड्डी को ले आया, नीलम संजीव रेड्डी को। इंदिरा गांधी को रियलाइज हुआ कि मेरा क्लाउड कम करने के लिए या मेरी पावर्स को कर्टेल करने के लिए ये बुढ़े मिलके राष्ट्रपति ला रहे हैं अपना। तो इंदिरा गांधी ने एंडोर्स कर दिया था उनको, बट बाद में उसके खिलाफ जाके वीवी गिरी, जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं थे, उनका सपोर्ट कर दिया और वोटिंग के टाइम पे बोला कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। और कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट, देश की प्रधानमंत्री, नहीं सॉरी, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट नहीं, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट को चुनाव हरवा दिया राष्ट्रपति का। तो ओल्ड गार्ड नाराज हो गया, कांग्रेस टूट गई। 1971 का फिर इलेक्शन हुआ, फिफ्थ, उसमें इंदिरा गांधी जीत गई। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी 1971 में। उनके सामने जो कैंडिडेट थे उनका नाम था राजनारायण। राजनारायण को ऐसे जिद्दी स्वभाव का आदमी कहा जाता है, समाजवादी छवि के थे वो। बिल्कुल। राजनारायण वो चुनाव 1,10,000 वोटों से लगभग जीत गए, हार गए, लेकिन हाँ हार गए। हाँ, पर वो आदमी था जिद्दी, मतलब आदर्शो टाइप वाले जैसे जो होते हैं कुछ। इसी 71 में उन्होंने कहा था ना कि टैंपरिंग हुई है। हाँ, इसी इलेक्शन टेक्निकली, हाँ, आगे आप इलेक्शन को हारने के बाद ये चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट कि भाई इंदिरा गांधी ने मिस यूज ऑफ पावर करा है। हाँ। क्या मिस यूज ऑफ पावर किया, तो उन्होंने कहा भाई इसने शराब बांटी है, ब्लैंकेट बांटे हैं, जो आजकल तो बड़ा कॉमन होता है। साथ में उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया है जो इलीगल होता है, और साथ में नोट वोट बांटे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी पेटिशन स्वीकार कर ली। उस पर जो सुनवाई कर रहे थे जज, उनका नाम था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। यह आदमी पूरी जुडिशरी में मुझे एक ऐसा लगा कि सही में ही जस्टिस को मानने वाला, या जिसके अंदर वो स्पाइन, रीढ़ की हड्डी होती है, वो थी। क्योंकि इन्होंने वो एक्सेप्ट तो किया ही किया, और लगभग 4 साल लगभग सुनवाई चली मामले इस केस की। फिर इन्होंने बोल दिया भैया 23 मार्च को सुनवाई खत्म हुई, और उन्होंने बोला कि भैया फैसला जो है 12 जून 1975, मतलब 23 मार्च 1975 को सुनवाई खत्म हुई और फैसला सुरक्षित हो गया कि भैया हम 12 जून 1975 को बता देंगे क्या फैसला है। राजनारायण कौन सी पार्टी से थे? राजनारायण किसी समाजवादी पार्टी से लड़े थे। तो अब ये जो 12 जून को फैसला आना है, 23 मार्च को उन्होंने तय कर दिया है केस की सुनवाई पूरी। फैसला क्या आएगा, क्योंकि कांग्रेस वालों को लगता था यार पीएम का इलेक्शन है, किसी जज की क्या औकात है। क्योंकि इंदिरा गांधी उससे पहले 3 जजेस को सुपरसीड करके एक अपना सीजीआई बैठा चुकी थी। तो लोगों को लगा कैसी मजाल हो सकती है इसकी। तो इन्होंने क्या किया कि भाई सोचा कि भाई पता करते हैं, मतलब आईबी तक लगा दी, जो भी खुफिया एजेंसी होती है उसको लगा दिया। जो उनका स्टेनोग्राफर था उसको हरास किया कि भाई क्या लिखवा रहे हैं वो जजमेंट, भाई जजमेंट तो वही लिखेगा। तो जस्टिस सिन्हा जो थे उन्होंने अपना फैसला जो है उसका ऑपरेटिव पार्ट 11 जून 1975 की रात को लिखवाया।
अच्छा। और लिखवाने के बाद स्टेनो को बोला गायब हो जा और खुद भी गायब हो गए, पति पत्नी दोनों गायब हो गए। उसका रीजन क्या था कि फैसला आने से पहले इनके घर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस DS माथुर। वो अपनी वाइफ के साथ लेट नाइट पहुंचे और उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी बड़ी मतलब शक्तिशाली महिला हैं, आपको हार्म पहुंचा सकती हैं, और आप अगर उनके फेवर में जजमेंट दे दो तो शी विल मेक यू चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। रिश्वत का दिया गया, जस्टिस सिन्हा ने उसको डिनाई इनकार कर। फिर यूपी का एक सांसद जस्टिस सिन्हा के घर पहुंचा, उसने कहा कि 5 लाख रुपए लेके मान जाओगे, वो तब भी नहीं माने। मतलब हर तरीके से प्रयास किया, खरीद लें कर लें, बट हुआ नहीं। फिर इनको एक कोई साधु मिल गया इंदिरा गांधी को, उसने कहा सब ठीक होगा, चिंता मत करो। तो खुफिया विभाग के लोग और वो साधु कई दिन तक जस्टिस सिन्हा के घर के बाहर खड़े रहे कि कहीं से कुछ बातचीत में पता लग जाए कुछ। बस जस्टिस सिन्हा अपने घर से बाहर ही नहीं निकले 23 मार्च के बाद, और 12 जून तक बंदा घर में ही पैक। सारे प्रधानमंत्री आवास पे बैठे थे, भाई 12 जून का टाइम आ गया, फैसला आने वाला है, क्या आएगा क्या आएगा। तो फैसला आता है, भाई जस्टिस पहुंच गए कोर्ट में और उन्होंने कहा कि भाई पेटिशन इज एक्सेप्टेड, इनकी दलील स्वीकार की जाती है राजनारायण की। पूरे उसमें सन्नाटा फैल गया और कई एलिगेशन लगाए थे। इन्होंने बेसिकली 2 उसका इनको अपराधी पाया था इंदिरा गांधी को। पहला, यूज्ड गवर्नमेंट मशीनरी टू सेट अप स्टेज एंड लाउड स्पीकर। जो इंदिरा गांधी का स्टेज और लाउड स्पीकर वगैरह लगते थे रैलियों के लिए, उसमें गवर्नमेंट मशीनरी को इन्वॉल्व कर लेती थी, सरकारी अधिकारी जाके टेंट लगा रहे हैं। और दूसरा था यूज ऑफ गेजेटेड ऑफिसर एज एन इलेक्शन एजेंट। जो यशपाल कपूर थे, OSD थे, ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी इंदिरा गांधी के, ऑन ड्यूटी थे, सर्विस में थे और इंदिरा गांधी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। तो ये पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन है। जस्टिस सिन्हा ने ये दोनों बोला कि भाई ये 2 इन्होंने क्राइम किए हैं और इसके लिए इंदिरा गांधी अपदस्थ की जाती हैं। Removing from her duties of शी वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and she'll also lose her seat. हाँ, और 6 साल तक वो किसी इलेक्टेड पोस्ट पे आ भी नहीं सकती। ये कौन से ईयर की कौन से मंथ की बात है? डेट 12 जून 1975। 12 जून 1975। भगदड़ मच गई इंदिरा गांधी के घर में, सब भागने वाले, कई मतलब एक्टिंग करने लगे, ओवर एक्टिंग, दहाड़े मार मार के रोने लगे। एक थी वो बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। पर इतने जो क्या नाम VK की VN खरे थे, वकील थे इन लोगों के, उनको श्रीनगर से स्पेशल बुलाया गया था। वो गए तो उन्होंने कहा यार कि भाई कुछ एक्सटेंशन दे दो, क्योंकि PM है, रिजाइन करेगी, नया चुनने में टाइम लगेगा। ऐसे तो 20 दिन का एक्सटेंशन मिल गया। जस्टिस सिन्हा देना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके स्टेनो को परेशान किया गया था और ये सब जो हुआ था। खैर 20 दिन का एक्सटेंशन मिल गया। अब ये 12 जून की बात है, ये इंदिरा गांधी का एपिसोड चल रहा है। इसी बीच 1974 में गुजरात नवनिर्माण करके एक समिति बनती है। उन्होंने आंदोलन किया, महंगाई और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा था उसके खिलाफ। और एक JP नारायण थे, हाँ, JP मूवमेंट जिसको कहा जाता है। गुजरात के वो जो लोग थे वो आए उनसे मिलने, उन्होंने अपना समर्थन दिया। उसके बाद सेम ऐसा ही मूवमेंट बिहार में चालू हो गया स्टूडेंट्स का। अच्छा, JP नारायण कहाँ से थे? JP नारायण बिहार के थे ना, क्योंकि ये जितनी काडर जो स्टूडेंट्स के आप कह रहे हो, ये लालू यादव, ये सब वहीं से निकल के आए, सब ये उसकी पौध हैं। तो ये चल रहे थे आंदोलन। गुजरात वाला आंदोलन इतना चला कि भाई वहां की असेंबली को भंग करना पड़ा। ये मेरे को पता है, हाँ, गुजरात में। और बिहार में भी आंदोलन उग्र हो गया। मतलब उग्र क्या हो गया, वो पुलिस ने उग्र कर दिया। लोग मार्च कर रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई गई, लोगों की जान गई, 12-15 लोग मरे। फिर JP नारायण ने एक और मार्च निकाला, उसमें इन पे लाठीचार्ज हुआ। और अगर नानाजी देशमुख नहीं बचाते, बीच में नहीं पड़ते, तो इनका लाला लाजपत राय कर देती कांग्रेस। ये कहा गया है, मतलब उस टाइम के रिकॉर्ड्स हैं। तो गुजरात में असेंबली भंग करनी पड़ी कांग्रेस को, बिहार में चल रहा था। और JP ने वहां बोला कि भाई ये तो शुरुआत है, अब हम संपूर्ण क्रांति करके मानेंगे। संपूर्ण क्रांति क्या थी, तो मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा JP को, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो JP गांधीवादी थे, गांधी को बहुत मानते थे। और गांधी का जो सपना था उस हिसाब की तो हमको आज़ादी मिली नहीं थी, ना हमारे इंस्टीट्यूशंस वैसे थे जैसा गांधी ने इन्विजन किए थे। ये इन्होंने उधर चालू कर रखा था अपना JP ने। अब इंदिरा गांधी अपदस्थ हो चुकी हैं, वहां बिहार और गुजरात वाला आंदोलन चल रहा है, JP पूरे देश में घूम रहे हैं, लोगों से माहौल बना रहे हैं। अब कांग्रेसियों ने क्या करना शुरू किया,
कि हमारी माता इंदिरा गांधी को कोर्ट ने भाई डिस्क्वालीफाई कर दिया तो हम अपना सपोर्ट दिखाएंगे। तो एक सफदरजंग रोड पे घर है, इंदिरा गांधी का उस जमाने में हुआ करता था। 12 जून से लेके 24 जून तक अगल बगल के राज्यों से भर भर के भीड़ बुलाई जाने लगी, भाई ट्रेन में बैठा के, बस में बैठा के कि जाओ। और उनका काम क्या होता था, बस आके नारे लगाना इंदिरा गांधी की जय, कि हम तुम्हारे साथ है। इंदिरा जी दिन में 3 बार आती थी, एक उनके वहाँ कोई पेड़ था उसके पेडेस्टल पर चढ़ती थी और संबोधित करती थी। मतलब दिल्ली में डीएमएस करके एक है, वो दिल्ली मिल्क सप्लाई जो करते थे दूध, एक डीटीसी है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीएमएस मिल्क बूथ अभी भी है। और डेसू वाले बिजली देते थे, ये सरकारी हैं। इनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों के बसों में भर भर के इन्हें इंदिरा गांधी के घर के बाहर लाया जाने लगा, दिखाने के लिए कि वी आर सपोर्टिंग यू, और इंदिरा गांधी का सपोर्ट है जनता में। 13 जून को दिल्ली में 983 डीटीसी बसें चला करती थी। हर बस 983 बसों का रूट एक सफदरजंग की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। मतलब स्टेट मशीनरी का मिसयूज देखो। फरीदाबाद में फैक्ट्रीज थी, बंसीलाल सीएम हुआ करता था, फैक्ट्री से मजदूरों को भर भर के बसों में इंदिरा गांधी के घर के बाहर ला जाकर उतारे जाने लगा कि भैया देखो इंदिरा जी आपके समर्थन में कितने लोग हैं, कोर्ट का फैसला मत मानो। और जब 12 जून को फैसला आया तो यही बंसीलाल पहुंचे, और बंसीलाल ने मतलब साइकोफेंसी की मतलब मिसाल पेश करते हुए कहा कि बहन जी आप इस्तीफा देने की बात कर रही हैं, आपकी खड़ाऊ 20 साल इस देश पे राज करेगी। खड़ाऊ क्या होता है? चप्पल, वो जो खड़ाऊ लकड़ी की होती है। तो मतलब साइकोफेंसी देखो, वो कह रहा है कि आप इस्तीफा क्यों दे रही हो, आप अपनी चप्पल रख दो गद्दी पे तो 20 साल पीएम की तरह चलेगी वो। तो इन लोगों ने ये करना शुरू किया। इसी बीच संजय गांधी द मैन संजय गांधी 12 जून को जब ये सब हो रहा था, संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे, दूसरे छोटे बेटे थे जिनकी एयर क्रैश में डेथ हो गई थी। हाँ, 12 जून को जब ये सब नौटंकी हो रही थी तो संजय गांधी अपनी मारुति की फैक्ट्री में थे। दोपहर में लंच के टाइम आए तो उन्होंने आते ही कहा कि मैं आपको इस्तीफा नहीं देना, क्योंकि आपको बाहर वालों से ज़्यादा खतरा अंदर वालों से है, जो इंटरनल पार्टी राइवलरी है। और वो माहौल बना चुके थे कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसका सिंगल रीज़न क्या था कि संजय का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मारुति, मैं भारत में प्राइवेट कार्स बनाऊंगा। और जिस साल वो ट्राई कर रहे थे, पूरे भारत में इकलौता लाइसेंस कार मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ संजय गांधी को मिला था। ये क्रोनी सोशलिज्म का एग्जाम्पल है, जिसको ये हमको क्रोनी कैपिटलिज्म कह के, देयर इज नथिंग कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म बट देयर इज क्रोनी सोशलिज्म, दैट्स क्रोनी सोशलिज्म। और संजय जो थे बड़े रंगबाज किस्म का आदमी थे बहुत। मतलब इनकी फैक्ट्री जो मारुति को जगह मिली थी गुड़गांव में, तो एक गुड़गांव से जब अपने घर आते थे तो अंधेरिया मोड़ पड़ता है एक महरौली के पास, तो उधर थोड़ी पब्लिक रहती थी, तो इनको गाड़ी स्लो करनी पड़ती थी। भाई ने बुलडोजर चलवा दिया, हटाओ मुझे गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। ऐसा ही केस गुड़गांव से जब ये आते थे तो हाईवे पे कोई गांव पड़ता था तो वहां लोग बाग अपनी बकरी वकरी चराते थे, भाई ने वो गांव ही हटवा दिया। तो संजय बहुत टॉप लेवल के गुंडे। और संजय को मारुति अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी थी तो उसके लिए पैसा चाहिए था, और लोगों को लगता है कि पैसे से स्टार्टअप्स होते हैं, बट ऐसा होता नहीं। उसके लिए विजन चाहिए, आदमी के अंदर कुछ आना चाहिए। तो संजय गांधी मतलब फुल, मम्मी पीएम है भाई, आज तक तो सबसे बड़ा था तुझे पता मेरा बाप कौन है, अब किसी की माई पीएम है, अब तू बता तेरा बाप कौन है, तू क्या कर लेगा। इवन संजय ने बैंकों के जो हेड होते हैं एक को बनवाया, उसका नाम मैं बताऊं, जब संजय पे एक अलग पॉडकास्ट करेंगे। तो संजय गांधी इतना कातिल आदमी था कि उसने एक सरकारी बैंक था यार, भारत सरकार का कोई बड़ा, उसका चेयरमैन अपना बंदा बनवा दिया, किस लिए कि तू मारुति को लोन देगा, और उसने लोन दिया। और जब उसने कहा कि भाई मेरी भी लिमिट है, मैं इतना ही लोन दे सकता हूँ, तो बंदा कहता चल निकल, तेरे बस की नहीं, अब नया बनेगा चेयरमैन। तो ऐसा बंदा था संजय गांधी। तो संजय गांधी ने तय कर लिया कि मैं ये सब ठीक करूंगा। तो ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह था ये सब संजय गांधी मैनेज कर रहा था। इसमें एक मतलब आर्गुमेंट ये भी आता है कि संजय गांधी हिमसेल्फ जो था ना, वो फेडअप हो चुका था ये लाइसेंस बाबू राज से, क्योंकि उसकी मारुति के लाइसेंस में, स्पेयर पार्ट्स में 36 जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो हर्डल पैदा कर रही थी। और इंदिरा गांधी के पूरे खानदान में संजय गांधी के बारे में चलो जो भी है सो है, बट वो सोशलिस्ट नहीं था। उसकी माँ को जो सोशलिस्टों ने घेर लिया था उससे वो फेडअप था, गाली देता था। वो बंगाल का सिद्धार्थ शंकर रे था, वो मिनिस्टर था, कहता था ये सब कुत्ते बिल्ली हैं, ये मेरी माँ का दिमाग खराब कर रहे हैं, ये संजय गांधी कहता था। खैर, बट कमिंग ऑन इस पे, तो शो ऑफ स्ट्रेंथ चल रहा था। इसी बीच आप सोच के सरप्राइज्ड हो जाओगे
कि लाइसेंस बाबू राज चल रहा था, सोशलिस्ट स्टेट था, बिजनेस वालों की एस्थेसी कर रखी थी इस इंडियन स्टेट ने। बट जब ये 12 जून को फैसला आया तो मिस्टर के बिड़ला, बिड़ला इंडस्ट्रीज के मालिक जी, फाउंडर, गांधी जी की बकरी के दूध के जो फाइनेंसर हुआ करते थे, वो अलोंग विथ 400 और बिजनेसमैन और 5 चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, ये सारे पहुंच गए कि इंदिरा गांधी के हम समर्थन में और इंदिरा गांधी का राज रहना चाहिए। और ये सब होता रहा। फिर इन्होंने मतलब क्या कर दिया था कि अगल बगल के जितने स्टेट्स थे रेल में भर भर के जनता भेजनी शुरू करी। इवन जैसे दिल्ली में दूध भी, जैसे आज वालों को तो जितना मर्जी अमूल ले आओ, फ्लेवर वाला ले आओ, टेट्रा पैक ले आओ, पहले कोटा होता था दूध का भी कि भाई 4 थैली मिलेगी, इससे फालतू मिलेगी नहीं। तो लोगों की वो बिना पूछे ही कोटा काट दिया गया था, क्योंकि वो थैलियां फिर जो घरों के बाहर नारे लगाने आते थे उनको दूध पिलाना, चाय पिलाना इसमें लगता था। फिर 20 जून को इंदिरा गांधी ने बोट क्लब पे एक रैली की। उस रैली में इंदिरा गांधी का परिवार पहली बार साथ आया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। इटालियन वाइफ राजीव गांधी की जो थी उस टाइम भाई वर लाफिंग नहीं थी, कहीं और की थी। नहीं इटालियन ही थी। इटालियन ही थी ना भाई, ये तो मतलब अब भाई उसका जो मायका है वही तो बताएंगे। तो बता दो आप, मैं बता देता हूँ। नहीं इटालियन ही थी। हाँ, तो इटालियन वाइफ, तभी तो पीएम नहीं बन पाई। हाँ, और राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब स्टेज पे थे। बोट क्लब पे रैली हुई। और ये जो कहते हैं कि मोदी जो है उसका बड़ा वो चल रहा है, साइको फैंसी चल रही है, तो इंदिरा गांधी के बारे में उस टाइम डी के बरुआ थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं किसी जमाने में। उन्होंने, आपको पता है बोट क्लब की रैली में क्या कहा कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। अब ऐसा नारा जो है ये लगभग इमरजेंसी, ये 20 जून 1975 से 31 साल पहले, 35 साल पहले कहा गया था जर्मनी में, जब जर्मनी में हिटलर के बारे में नारा लगा था कि द पार्टी इज हिटलर बट हिटलर इज जर्मनी एज जर्मनी इज हिटलर। तो सेम उसी डिक्टेटर हिटलर की तर्ज पे इंदिरा गांधी के समर्थन में नारा लगा। और ये डी के बरुआ बड़ा कैड़ा आदमी, शेर व शायरी टाइप नारेबाजी फुल करता था। जैसे इसने एक नारा निकाला कि इंदिरा तेरी सुबह की जय, इंदिरा तेरी शाम की जय, इंदिरा तेरे नाम की जय, इंदिरा तेरे काम की जय। मतलब ये नारे लग रहे हैं उस रैली में, डी के बरुआ लगवा रहा है। तो खैर ये 20 तारीख की इनकी रैली हो गई। इन्होंने कहा बहुत मतलब तगड़ी रैली हो गई, हैवी। उस टाइम पे आईबी मिनिस्टर हुआ करते थे आई के गुजराल। अच्छा। अब उन्होंने क्या कर दिया, मतलब सिन कमिट कर दिया, होली सिन, कि भाई इस रैली को ब्रॉडकास्ट नहीं किया दूरदर्शन पे। तो संजय गांधी ने बुलाया कि धरा रैली क्यों नहीं दिखाई गई टीवी पे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मतलब कोई ऐसा वो था नहीं, तो पार्टी का कार्यक्रम था, तो वो दिखाने का अलाउड ही नहीं है। और जो भी कुछ दिखाया जाता है वो जो डीजी है दूरदर्शन का उसके थ्रू होता है। तो उन्होंने कहा लगता तेरे से नहीं चलेगा डिपार्टमेंट, ला इधर दे दे मुझे। तो वो इन्फॉर्मेशन आई की गुजराल को आईबी मिनिस्ट्री से भगा के, और विद्याचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के थे, उनको इन्होंने आईबी मिनिस्टर बना दिया। अच्छा। और खैर आई के गुजराल से इनकी और लड़ाई क्या थी कि भाई संजय गांधी ने कहा था कि तुम जो भी न्यूज छपेगी वो मुझे दिखाओगे। अब इन्होंने वो दिखानी बंद कर दी कि भाई मैं तुझे क्यों दिखाऊं। तो वो था वो आई के गुजराल बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे ना, आई के गुजराल शायद, मेरे ख्याल से। तो ये रहा। फिर 23 तारीख को जो विपक्षी पार्टियां थीं उन्होंने कहा हम अपनी रैली करेंगे। अब इधर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया था 12 जून को, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। उन्होंने कहा कि भैया आप क्या करो कि जो इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया उसको कैंसिल कर दो। सेंस यही था कि भाई उसको कैंसिल कर दो और बिना शर्त उस पर स्टे लगा दो। कब तक? जब तक अपील जो है हमारी, जो हम सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हैं, उसकी सुनवाई पूरी ना हो जाए। तो जो जज साहब थे उन्होंने 2 दिन उस पर सुनवाई सुनी, अपील सब सुनी। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, उस पर हम ऑर्डर पे स्टे लगाते हैं, बट सशर्त लगाते हैं। मतलब इंदिरा गांधी जा सकती है अपने लोकसभा में, बट वो वोट नहीं डाल सकती, वो कुछ बोल नहीं सकती। सर मतलब कुछ शर्तों के हाँ, विद सम कंडीशंस लगा दिया गया। अब इंदिरा इससे खुश नहीं थी, इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी कि कुछ करना पड़ेगा ऐसे। इधर 23 तारीख को विपक्षी दलों ने दिल्ली में रैली करी, और इन सब के बीच हमारे जो फेवरेट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो कहाँ थे?
देवर विद इंदिरा गांधी। वो कह रहे थे कि राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डेमोक्रेसी को ये खतरा पैदा कर रही हैं, ये सब इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे, सीपीआई वाले। 23 तारीख को लेफ्ट की रैली होनी थी दिल्ली में, वो 23 तारीख को हो नहीं पाई क्योंकि उस रैली को जेपी एड्रेस करने वाले थे। अब जेपी का जहाज उड़ा पटना से दिल्ली के लिए, तो डायरेक्ट फ्लाइट थी नहीं, पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर दिल्ली। जेपी का वो जहाज कलकत्ता पहुंचा और फिर उड़ने ही नहीं दिया गया। बोल दिया टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, मौसम साफ नहीं है, जहाज नहीं उड़ सकता। फिर जेपी बेचारे ट्रेन से दिल्ली पहुंचे और वो 23 तारीख वाली रैली 25 तारीख को हुई, 25 जून की रैली। उस रैली में बहुत तगड़ी भीड़ आई हुई थी और जेपी ने वहाँ जो भी फोर्स के लोग थे, पुलिस वाले थे, उनसे ये कहा कि भाई, जैसे बिहार में मैंने आपको बताया 2 बार गोली चली स्टूडेंट्स पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, 20-22 जने टोटल मरे, कई घायल हुए। तो जेपी ने कहा कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो आपके मोरालिटी के अगेंस्ट हो, जो आपको लगे कि भाई दिस इज नॉट लेजिटिमेट, या मतलब ये अलग चल रहा है, ये फासिज्म या चाहे डिक्टेटरशिप चल रही है, आप उसे मत मानो, अपने आत्मा की आवाज सुनो, इसमें तो कुछ गलत कहानी बंदे ने। इंदिरा कुछ बहाना ढूंढ रही थी, मूड उसने बना लिया था, बट कोई बहाना चाहिए था उसको, ये बहाना मिल गया। ये 25 को रैली होती है, नेता सब घर जाते हैं। 25-26 की रात इमरजेंसी भारत देश में लगा दी जाती है और उसी रात जितने अपोजिशन के नेता थे सबको घरों से उठा के अरेस्ट किया जाने लगता है। जेपी नारायण को 2:30 बजे उठा लिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर पीएम बने जो बाद में देश के। मेरा एक क्वेश्चन है, जो रैली जेपी नारायण 25-23 तारीख को एड्रेस करने आ रहे थे, हाँ, वो रैली थी किसके लिए? ये अपोजिशन पार्टीज की रैली थी कि भाई इंदिरा गांधी को अगर देखें तो डेमोक्रेटिकली, या मतलब जस्टिस ये कहता है कि पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, क्योंकि भाई वो क्राइम उसका साबित हो चुका है कोर्ट में, तो भाई तू अभी इस्तीफा दे। जब सुप्रीम कोर्ट अगर उसको पलट देता है डिसीजन को, तो तुम दोबारा आ ये जाना। उसकी रैली थी, वो उनकी रैली फिर थी। 25-26 रात को सारे नेता उठा लिए गए। इसमें सबसे कूल नेता थे राजनारायण। जब उन्हें उठाने गई पुलिस, तो राजनारायण वो है जिन्होंने केस करा था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। तो जब उन्हें उठाया तो उनको जेल जाने की आदत थी शुरू से ही, वो जाते ही रहते थे। तो बंदा देखा पुलिस उलिस आई हुई है, तो उन्होंने कहा रुको, घर में गए, तकिया लेके आए, पुलिस की जीप में तकिया डाला, सो गए कि ले चलो। तो ये सब खैर नेता लोग पकड़ लिए गए और उसी रात को दिल्ली में जो अखबार छपते हैं, जहां जहां इनके ऑफिस थे, वो लाइट काट दी गई। बट जैसा कि लुटियंस की खासियत है, अपने लिए इन्होंने एक अलग सोवरेन टाइप का ही बना रखा है, वहां सब कुछ अच्छा है, वहां पे बिजली पानी सब परफेक्ट आता, कोई दिक्कत नहीं। पूरी दिल्ली में नाले का पानी आएगा, बट वहां जो आएगा वो पीएच वैल्यू 7 वाला ही आएगा। तो क्योंकि वहां की सारी देख रेख एक अलग डिपार्टमेंट ही करता है, एनडीएमसी करता है। बिल्कुल। तो इत्तेफाक से 2 अखबारों के ऑफिस जो थे वो एनडीएमसी के एरिया में आते थे, हिंदुस्तान और स्टेट्समैन। तो इन्होंने बिजली काटी सारे अखबार जो एक रोड पे थे। एनडीएमसी में तो लाइट जाती नहीं है, तो गलती से उनकी भी लाइट नहीं गई और अगले दिन ये 2 अखबार छप गए, बाकी कोई अखबार छप नहीं पाया। और उसके बाद तो फिर लोगों ने मतलब सेंसरशिप लग गई, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए, अखबार में क्या लिखा जाएगा ये तय होने लगा, सरकारी अधिकारियों को दिखाना था। एक एग्जाम्पल आता है कि रांची से एक अखबार छपता था, तो उन्होंने लिखा था विधवाओं का गांव, ऐसे टाइटल था। तो वो था क्या कि भाई सुंदरबन बंगाल में भाई चीते को बचाना है, इसके लिए कोई मुहिम चलाई सरकार ने, तो चीतों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। अब उससे क्या हुआ कि चीते ज़्यादा हो गए, तो जो घर के मेन थे, जो पुरुष थे, जो काम करने निकलते थे, उनको वो सिंपल सी बात है, खेती करने जाओगे, चीता आ गया खेत में मार गया आपको, तो कई सारे लोगों की डेथ्स हो गई। अब डेथ्स होने से क्या हुआ, कई सारी महिलाएं विधवा हो गई। तो अखबार ने ये लिखा था कि भाई एक गांव में विधवाओं की संख्या बढ़ रही है। आपको पता है ब्यूरोक्रेट ने वो अखबार क्यों कन्फेस्टिगेट कर लिया था कि ये तो तुम एक गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म लिख रहे हो जो अलाउड नहीं है। इमरजेंसी में ये था जो आज चिल्लाते हैं कि देश में इमरजेंसी चल रही है। और मतलब और जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके का नाटक करते हैं, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज बीइंग कंटेल्ड और मॉडर्न, ये आज तक बात क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ कम से कम एग्री एंड एडमिट ही कर लो कि यस वी डिड दिस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो तो आवर फैमिली आवर पार्टी डिड दिस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये कोई एडमिट क्यों नहीं करते? भाई एडमिट तो तब करेंगे जब जनता को पता होगा कि उन्होंने किया क्या है।
कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। भाई देश का जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो कब आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट जो संविधान का अमेंडमेंट हुआ था। अच्छा, वो इमरजेंसी के टाइम पे? नहीं, भारत का जो पहला संविधान का संशोधन है वो नेहरू चाचा ने किया था। और आपको पता होगा कि भाई 1947 में देश आजाद हुआ। हाँ। तो तब जो गवर्नमेंट थी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से चुनी हुई नहीं थी। वो 1945-46 वाले ही उस पे आए थे वोटिंग पे। तो कहा गया कि भाई थोड़े दिन में जब सब वोट डाल देंगे तो उसके बाद कर लेना। पर नेहरू ने पहला अमेंडमेंट बिना एडल्ट फ्रेंचाइज से चुनी हुई सरकार के आए ही कर दिया था। अच्छा, वो खुद ही अनडेमोक्रेटिक था। खैर, और इनका यार, और फिर क्या है कि डेमोक्रेसी हमको पागल बनाने के लिए कहते हैं। बेसिकली ये वायसराय ही चल रहे हैं अब तक। तो ये इमरजेंसी का दौर शुरू हो गया। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स अरेस्ट हुए थे उससे ज्यादा इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने करवाए। 1,15,000। ये कहते हैं कि पत्रकारों पे आज की डेट में अटैक हो रहा है। 250 पत्रकार, 250 बड़े बड़े जो पत्रकार कह सकते हो, ये सब अरेस्ट हुए। इवन आपने जीडी गोयनका का नाम सुना होगा, इंडियन एक्सप्रेस। बिल्कुल। इमरजेंसी के टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस जो था इंदिरा के अगेंस्ट चला, क्योंकि हिंदुस्तान तो मेरे ख्याल से बिरला का था, वो तो झुक ही गया था। मतलब किसी ने कहा भी था कि इन अखबार वालों से कहा गया था कि झुको, ये लेट गए। कहा गया था, ये किसी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। तो जीडी गोयनका का अखबार लिख रहा था थोड़ा बहुत, मतलब लिख तो सकते ही नहीं थे। तो आप क्या कर रहे थे कि अपना भाई प्रोटेस्ट शो कर रहे थे, आप एडिटोरियल वाला हिस्सा ब्लैंक छोड़ देते थे। उसको भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी माना जाने लगा था। जबकि अंग्रेजों के टाइम पे एडिटोरियल का वो पन्ना खाली छोड़ने पे अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते थे। पर जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो इंदिरा दैट इज इंडिया ने किया। और यही नहीं, जीडी गोयन जो इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस था जिस जमीन पे, उसको ये कन्फेस्टिकेट करने चले गए थे। वो तो मतलब जो जमीन थी, जो बिल्डिंग थी, वो किसी और ट्रस्ट के नाम थी। वो इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसके जो डायरेक्ट उसके नाम पे नहीं थी। तो ये इन लोगों ने इमरजेंसी में किया। और नसबंदी, मतलब नसबंदी तो मतलब रोए कांप जाएं आपकी। भाई आज की डेट में लाइफ बहुत इजी है, बिल्कुल, पहले नहीं थी। 1975 जब, आज यार मेजोरिटी भारत अभी भी गांव में ही रहता है। बिल्कुल। तो 1975 में तो आप इमेजिन करो कितने लोग गांव में रहते होंगे। और गांव में उस टाइम तो स्टार्टअप भी नहीं था कि आप यूनिकॉर्न पे यूनिकॉर्न बना रहे हो भाई 1975-76 में। क्योंकि यूनिकॉर्न्स आर नॉट पॉसिबल इन सोशलिस्ट कंट्री। 1991 से कोई यूनिकॉर्न उससे पहले क्यों नहीं बना इस देश में? क्योंकि सोशलिज्म था पूरा। तो गांव पे लोग रहते थे, खेती उनका मेन ऑक्यूपेशन था। अब खेत है मानो 1 बीघे का, ट्रैक्टर वैक्टर भी उतने नहीं थे, खरीद भी नहीं सकते। आज भी लोग नहीं खरीद पाते गांव में, मेजोरिटी लोग हैं उन पे ट्रैक्टर नहीं है, वो मांग के ही चलाते हैं काम। तब तो ट्रैक्टर खरीदना भी चाहे तो नहीं थे, इतने बनते ही नहीं थे। तो लोगों को खेती करनी होती थी, हाड़ तोड़ परिश्रम होता था। तब बच्चे जो थे रिसोर्स माने जाते थे कि अगर हमें 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे खेत में बाप का हाथ बटाएंगे। बिल्कुल। इसलिए लोग जो है वो बच्चे पैदा करते थे, चाहिए जरूरत थी भाई, वो उसके बिना सर्वाइवल नहीं था। बिल्कुल। संजय गांधी ने कहा कि भीड़ ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन घटानी पड़ेगी। तो कैसे घटेगी भाई? आप अवेयरनेस ड्राइव चला लो भाई, जो करना है वो कर लो। इस बंदे ने नसबंदी चालू करी। भाई आपने ये कब, मतलब ये कब तय हो गया कि भाई दिल्ली के 5 किलोमीटर के रेडियस में बैठे हुए लोग ही बोलेंगे कि भारत देश के गांव में क्या करना है? तो खैर वही बात है कि जब आप तानाशाह होते हो, अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर्स। नसबंदी का एक बार आप वो भी समझा दो, बेसिकली होता क्या है नसबंदी? क्या होता है कि भाई जो पुरुष होता है वो फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी खत्म कर दी जाती है। ही कांट हैव किड्स एनीमोर। हाँ, अब उनके किड्स नहीं हो सकते। और लोगों के पास उस जमाने में धन के रूप में बच्चे ही होते थे। और ये ऐसा नहीं था कि कोई परमिशन ले विलिंग, कुछ नहीं, आके कर जाते थे, खत्म बात। कर नहीं भाई, कर नहीं। जैसे संजय गांधी को खुश करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को टारगेट दिए जाते थे कि आज इतनी नसबंदियां होनी कि भाई हरियाणा में आज 10,000 नसबंदी होनी है। और हरियाणा का सीएम संजय गांधी को खुश करने के लिए कहता था आज हमने हरियाणा में 40,000 करी। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, आप कंसेंट की, आज हम कंसेंट के एज में जी रहे हैं ना भाई, कंसेंट होना चाहिए। आज हम मैरिटल रेप की बात करते हैं कि भाई पति पत्नी में कंसेंट था कि नहीं था। वो लाख से ज्यादा, मतलब लाखों की संख्या में थे लोग जिनकी नसबंदी कर दी गई।
ये जो सड़कों पे भिखारी बैठे रहते हैं, जो मतलब थोड़े मेंटली वो होते हैं, कागज में अपने डाटा दिखाने के लिए इनको जबरदस्ती सड़कों से उठा उठा के इनकी नसबंदी कर दी गई थी। मतलब वो पड़ा हुआ है बेचारे का, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उसकी लाइफ में कोई है ही नहीं भाई, मतलब कुछ भी नहीं है, उसकी नसबंदी कर दी कि हमको वहां दिखाना है कि जी हमने ये नसबंदी करी है। हरियाणा का एक केस था, उस गांव में ये पहुंचे, रात को इन्होंने गांव घेर लिया और मतलब बोला कि सारे लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकले, मर्द, और नहीं निकलेंगे तो हम पूरे गांव को जला देंगे। आप इमेजिन करो कि आज भी गांव में लाइट अब पहुंची है मोदी जी के आने के बाद, उस जमाने में तो शहरों में भी नहीं होती थी इतनी लाइट। 6 बजे कितना अंधेरा होता होगा, उस टाइम पूरे गांव को घेर लिया है, उन बेचारों को पता भी नहीं है, पूरा इंडियन स्टेट घेर के खड़ा है। ऐसे ऐसे लोगों की मतलब एन मास नसबंदी की गई। ह्यूमन राइट वायलेशन, कंसेंट वाले लोग कहाँ हैं? अभी 25 जून गया था इमरजेंसी का, किसी ने याद भी नहीं किया, किसी ने याद भी नहीं करा। सही बात है, बात ही नहीं होती ना। तो ये इसका इमरजेंसी का चला इस देश में। अगला मेरे को आपसे पूछना था, आजकल न्यूज़ में बड़ा चल रहा है श्रीकांत त्यागी का, वो जो डेमोलिशन हुई और इंक्रोचमेंट थी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? थॉट्स ऑन व्हाट? मतलब ऑन श्रीकांत त्यागी और ऑन डिमोलिशन और ऑन इलीगल एंक्रोचमेंट? ऑन इलीगल एंक्रोचमेंट, क्योंकि जैसा हम देखा जाता है कि मैंने भी जैसे हमने एक बार पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि जैसे सुपर टेक की 2 टावर ये लोग गिराने जा रहे हैं, सुपर टेक बिल्डर के, नोएडा में। अब गिराने तो जा रहे हैं, वो बनने क्यों दिया आपने? उसकी परमिशन किसने दी? जब पता है खराब बन रहा है तो आपने बनने ही क्यों दिया? जब बन गया तो उसको फिर तोड़ रहे हो, तो इसमें नुकसान तो सभी का ही हुआ ना। तो इस पे आपका क्या टेक है? आंसर आपने बता ही दिया जो मेरा है भाई। लोग कह रहे हैं कि मतलब श्रीकांत त्यागी नहीं, जैसे यूपी में भी बुलडोजर चल रहा है, दिल्ली में भी बुलडोजर चलाने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई इलीगल एंक्रोचमेंट खाली कराया जा रहा है। आधी से फालतू दिल्ली जो है इलीगल एंक्रोच्ड है, बिल्कुल सबको पता है। बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे इलीगल एंक्रोचमेंट्स हैं, सबको पता है। आप बुलडोजर चला रहे हो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन ये है, वो इलीगल एंक्रोचमेंट जो है वो आया कैसे, वो बना कैसे? भाई इंडियन स्टेट इससे पावरफुल को तो ही नहीं है। भाई इंडियन स्टेट से पावरफुल है क्या कोई? कोई नहीं है ना। तो आप ये देखो कि एमसीडी है, पुलिस है, डीडीए है, 36 डिपार्टमेंट और हैं जो आपसे जजिया लेने आ जाते हैं हर महीने, कुछ भी काम चालू करो। तो वो सुपर टेक के टावर जब बन रहे थे तो वो सकला का बुम बुम की पेंसिल से खींच के फेंक दिया था कागज की, 1 ही मिनट में खड़ा हो गया वो। भाई एक टावर बनने में टाइम लगता है, लगता है ना, कुछ भी नहीं तो 1 महीना तो लगता है भाई 20-25 माले की बिल्डिंग बनने में। 1 महीने तक भारत में एक जगह पे इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है और इंडियन स्टेट को पता नहीं था। तो ये किसका फेलियर है? स्टेट का फेलियर। भाई स्टेट तो पैथेटिकली फेल हो रहा है। अच्छा, और फेल हो रहा है यही नहीं, मतलब फेल होने के पैसे ले रहा है। और ये तो एक एग्जांपल है, जैसे कोई बिल्डर है, अगर हम जनरल एनक्रोचमेंट की भी बात करें, जैसे झुग्गी झोपड़ियां हैं, अब उन लोगों ने आके अपना घर बना लिया, वो बेचारे गांव से दिल्ली आए, उनको जहाँ जगह मिली उन्होंने वहाँ घर डाल लिया। उनकी सही है गलत है वो एक अलग क्वेश्चन है। अब वहाँ पे 4-4 फ्लोर बन गए झोपड़ियों पे, आर के पुरम में भी देखो तो 4-4 फ्लोर्स बने हुए हैं। अब उनको हटाने जाए, अब ये बात होती है कि इनको हटाए तो कहाँ भेजें, ये गलत है, ये है, वो है, फिर ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। लेकिन जो इसमें एक जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आपने बनने ही क्यों दिया? आपने ये होने ही क्यों दिया? तब कहाँ पे आपका रूल्स एंड लॉज चले जाते हैं? तो ये तो सवाल जो है, देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है भाई, हम वी आर फ्री ऐसा कहा जाता है, तो ये तो फ्री जनता को पूछना चाहिए। भाई आपकी सोसाइटी है जहाँ आप रहते हो, वहाँ एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, आपके घर में चोरी हो जाए तो आप उसकी खाल उधेड़ लोगे, बिल्कुल, कि तुझे सैलरी दे रहे हैं, चोरी कैसे हो गई? कैन यू डू दिस विद द पुलिस? नो, उनकी सैलरी भी तो आप ही दे रहे हो। इवन ब्यूरोक्रेट्स नहीं, ब्यूरोक्रेट तो बहुत ऊपर, वो तो खुदा हो गए। वो तो खुदा हो गए। भाई आप एक नॉर्मल पुलिस वाले को जाके FIR लिखवा सकते हो? भाई
हड़का भी नहीं सकते आप, तो FIR नहीं लिखवा सकते, जबकि उसकी सैलरी भी आप दे रहे हो। बिल्कुल। तो आप ये देखो कितना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। भाई लोग जो हैं अपनी कमाई का हार्ड अर्न जो पैसा है टैक्स में दे रहे हैं। टैक्स में क्यों दे रहे हैं? कि भाई लॉ जो है इन्फोर्स्ड रहेगा, रूल ऑफ लॉ रहेगा। और फिर क्या हो जा रहा है, इलीगल एंक्रोचमेंट खड़े हो जा रहे हैं। मतलब मुझे ये इस पूरी डिबेट में ये मुझे कोई बोलता हुआ नहीं दिखा कि भाई इलीगल एंक्रोचमेंट वहां आया कैसे इस स्टेट के रहते हुए। भाई दिल्ली में आप महिपालपुर जाओ, जब एयरपोर्ट साइड से जाते हो तो उधर बहुत सारे शोरूम थे, ये मेरे ख्याल से ब्रांडेड कपड़ों वगैरह के, जूते वगैरह। अब वो सब पे ताला लगा हुआ है, सील्ड है, बिल्डिंग काफी सालों से सील है। तो बताया गया कि भाई वो इलीगल है, उसमें पार्किंग की जगह नहीं है। तो भाई वो इलीगल बना था तो आप कहाँ थे? वहाँ कोई MCD के कमिश्नर रहे होंगे, MCD का नेता रहा होगा, पुलिस वाले रहे होंगे जो हर लेंटर डलने पे पहुंच जाते हैं, लाओ 10,000। तो भाई आपने सील कर दिया। पहली चीज तो वो बना कैसे? और चलो ठीक है, आपने आज बुलडोजर चला के गिरा दिया, तो उसको तो आपने कल्प्रिट को दे दिया, बट उसको वो गुनाह करने के लिए जिसने परमिट किया था कुछ पैसे लेके, उसका भाई सुपर टेक की बिल्डिंग गिर रही है, गिरा दो। पर सुपर टेक की जब बिल्डिंग बन रही थी, जो वहां DM साहब थे, उससे कौन क्वेश्चन करेगा? भाई उनको बुलाओ ना, उनसे पूछो कि भाई आपको एक सैलरी दी जा रही थी अच्छी खासी जनता के टैक्स के पैसों से, किस लिए? रूल ऑफ लॉ एनफोर्स करने के लिए। तो आप तो फेल हो गए। भाई फेल हो गए ना, तो आपको क्या सजा दी जाए आप ही बता दो। क्योंकि होता यही ना, रिश्वत लेके तो ट्रांसफर होके चले जाएंगे। सही बात है भाई ये पूछा जाना चाहिए ना, तो ये थोड़ा लोगों को उसके लिए सोचना पड़ेगा। लैंग्वेज जो हमारी जुडिशरी की है, दैट इज इंग्लिश। हमारी आज़ादी हुई, उसके बाद भी भाषा जो है वो इंग्लिश ही रही। जैसे आप कहते भी हो कि वही वायसरॉयस का वही सब ट्रेंड चल रहा है, वही कपड़े चल रहे हैं, सब कुछ वो चल रही है। इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं और कितने डायलेक्ट्स हैं। अभी भी आज तक जो इंडिया की कोर्ट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रही है। उसका क्या रीज़न है? Because a person staying in a metro city can have that access and understanding of the English language. But during the time of independence, सबको इंग्लिश नहीं आती थी ना। तो ये तो 75 सालों से चल रहा है अगेन। तो उस पर क्या कहना है आपका? क्यों हमने लैंग्वेज चेंज नहीं करी? क्यों करनी चाहिए? क्या होना चाहिए? मैं भाई ऐसा मानता हूँ, आपको हंसी भी आ सकती है कि वो हर 15 अगस्त पे कहते हैं कि आर वी रियली फ्री। वो देखा जाए तो मजाक उड़ाने के लिए ठीक है, बट रियली आर वी फ्री? भाई हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना 15 अगस्त को, तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्व प्लस तंत्र, अपना तंत्र। आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो, आप मुझे बताओ कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद और जब ब्रिटिशर्स थे तब क्या अंतर आ गया? कौन से? यही जुडिशरी थी, यही पार्लियामेंट थी, ऐसे ही नेता चुने जाते थे, ऐसे ही लूटते थे। अंतर क्या आ गया? और जो आप लैंग्वेज वाली कह रहे हो, तो इस पे जैसे लोग बाग आर्गुमेंट देते हैं कि भाई इंडिया में इतना डाइवर्स वो है लैंग्वेज वगैरह, कि एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के लिए इंग्लिश ही हो सकती थी। क्यों हो सकती थी? लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया वाले नहीं एक्सेप्ट, हम कह रहे हैं तमिल को बना दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग कहते हैं कि ईज ऑफ जुडिशरी के लिए एक ही लैंग्वेज चूज करी गई, अदरवाइज सब लोग कहते हैं कि हमारी भाषा होनी चाहिए। आप तो ये कह रहे हो कि 100 जने हैं, उसमें एक को भाई टिंडे पसंद है, 99 को नहीं पसंद, तो आप कह रहे हो कि बस वो एक स्पेशल है तो उसके लिए सब टिंडे खाएंगे। भाई जुडिशरी में कितने लोग हैं? कितने जज होंगे इसमें पूरी जुडिशरी में? 5,000, खूब ज्यादा होंगे। तो भारत देश की आबादी कितनी है? 125 करोड़। ये तो 1% के भी पीछे 8-10 जीरो लगा दो, तब आएंगे ये, तब आएंगे ना। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि भाई आपने एक और जो मेरे को बात बोली थी, वो मेरे दिमाग में बैठ गई बात। वो ये थी कि जो बात होती है कि इंग्लिश ईज के लिए रखी गई, तो ईज के लिए हम अगर 1947 में ही ये चेंज कर देते कि जितनी भी इंडिया की लैंग्वेजेस है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जो मेजॉरिटी होएगी उन सबका बेस एक ही है, वो है संस्कृत है। तो अगर हम संस्कृत को 1947 के बाद खत्म करने के बजाय बढ़ावा देते, वो भी बन सकती थी लैंग्वेज। आप यार ये बताओ कि इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज, ये कैसे पता लगा आपको? भाई ये मतलब इंग्लिश तो बहुत फनी लैंग्वेज है, इंग्लिश इजी नहीं है। आपने किससे पूछा था कि इंग्लिश अच्छी आपको इजी लगेगी कि नहीं लगेगी? भाई आज की डेट में भारत के 10% से फालतू लोग इंग्लिश में नहीं बात करते, और बढ़िया इंग्लिश में तो 10% भी नहीं करते। नहीं।
तो 1947 में कितने परसेंट इंग्लिश जानते होंगे? 2%। इससे ऊपर तो नहीं। तो आपने 2% जिस लैंग्वेज को जान रहे हैं उस लैंग्वेज को कनेक्टिंग लैंग्वेज बना दिया। तो 2% तो तब मेरे ख्याल से तमिल भी जान रहे होंगे या 2% हिंदी भी जान रहे होंगे, उसे बना देते आप। बेसिकली हुआ क्या कि जो मैं कहता हूं, आपने सुना भी होगा, मैंने आपको बताया भी था कि भाई बेसिकली इंडिया नेवर बिकेम फ्री। पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रिटिश एंड मुगल्स टू द चिल्ड्रन ऑफ देयर कंक्यूबाइंस। सिंपल। भाई इंग्लिश इसलिए रखी गई थी कि जो उस जमाने का लुटियंस था उसको इंग्लिश आती थी और उसको अपने आप को भारत के जो ये मतलब डाउन ट्रोडन मासेज, ये जो भीखे नंगे लोग हैं, इनसे अलग दिखना था। तो मेरी लैंग्वेज ही तो अलग होगी, तभी तो मैं उनसे अलग दिखूंगा। अब अगर मैं भी हिंदी बोलूंगा तो एक गांव का आदमी भी हिंदी बोलता है, तो भाई व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम? मिस्टर कोठारी, यू शुड थिंक आई एम फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर इज दिस दैट। तो ये था बेसिकली कि दिखें, वो राजा और प्रजा वाला जो अंतर है, सिंपल रीजन ये था। वरना भाई आपको यार, इजराइल वालों ने हिब्रू एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, पूरी रिवाइव कर दी। सही बात है, एक्सटिंक्ट लैंग्वेज रिवाइव कर दी। हम तो कह रहे हैं हमारे पास जो अवेलेबल थी उसको आप ले आते, और वो आज तक नहीं आ पाई। वो आज तक नहीं आ पाई ना। जबकि पूरी दुनिया कहती है कि इट्स द मोस्ट दुनिया ना भी कहे, एडवांस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया ना भी कहे, हम नहीं कहते ना, लेकिन हाँ। आप ये देखो कि बाहर बात होती है लेकिन हम नहीं बात करते। वही है, कल को बाहर वाला जैसे बाहर वालों ने योगा करना शुरू किया तो हम भी अब योग करने लगे। मैं आपको बात बताता हूँ, संस्कृत की एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में हमारे 3rd लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत। हमारे में 3 होता था। बाद में आई थिंक मैंड्रिन भी आ गई थी, if I'm not wrong, मेन यही था। अब मेरे अंदर क्या इंस्टिल करा गया थ्रू द सोसाइटी? संस्कृत। ओ माय गॉड, आई एम नॉट बोरिंग। कभी भी नहीं पढ़ूंगा मैं संस्कृत, इतनी मुश्किल भाषा कौन पढ़े। आई विश उस टाइम मेरे में इतना सेंस होता कि मैं संस्कृत लेता। क्या करा मैंने? फ्रेंच ले गए, कॉमा तू तापेल जमा पे लखिल, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अखिल। इसके आगे मैं तो गाना सा हो गया ये, तो डेस्पासीतो टाइप वाला। अब मैं बाहर जाके, फ्रांस जाके भी कुछ नहीं बोल सकता ना मैं। कितनी आती, इतनी तो आती है मुझे कि माय नेम इज अखिल कोठारी। एक बार दोबारा बोलना। कॉमा तू तापेल जमा पे लखिल। तो सिंगर भी बन सकते हो यार फ्रेंच में। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मेरी मेंटालिटी उस टाइम ऐसी थी कि अरे संस्कृत तो यार बैकवर्ड लैंग्वेज है, ये कौन पढ़ता है? क्योंकि हमारे अंदर इंस्टिल ही वो करा गया। वही तो, इसीलिए जैसे आप बिजनेसमैन हो, स्टार्टअप चला रहे हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, आपकी ऑडियंस भी जो है हो। पूरी गीता में जब कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया तो अर्जुन ने कहा मुझे ही क्यों बता रहे हो, औरों को बता लो। तो कृष्ण जी ने कहा कि भाई समाज के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका जैसा बिहेवियर होता है वैसा ही सोसाइटी का होता है। हमको संस्कृत बैकवर्ड इसलिए इंस्टिल हो गई क्योंकि जो हमारा एलीट है उसके लिए संस्कृत बैकवर्ड थी। कल को अगर हम सक्सेसफुल बनते हैं और हमारे लिए संस्कृत प्राउड है, कूल है, तो देखना आप लोग फॉलो करेंगे। आई एग्री। तो हम बस वो कर लें, बाकी तो बी द चेंज यू वांट टू सी। हाँ, इसे हम ऐसे कहते हैं कि जैसे लोग बाग कहते हैं मोदी कुछ नहीं कर रहा है, तो बी द हिंदू यू आर वेटिंग फॉर। सिंपल है। सही बात है। चलो, बहुत अच्छा लगा, इसको हम यहीं एंड करते हैं। आते रहो, नफरतें फैलाते रहो। चलो, थैंक यू सो मच। ओके।